अस्सलाम वालेकुम बच्चों, भले का 9th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्रेविटी के बारे में। अब ग्रेविटी जो एक ऐसी चीज़ है जिसको आप चैप्टर नंबर 1 से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रेविटी ग्रेविटी और आपको कुछ बातें पता भी होंगी ग्रेविटी के बारे में, जैसे ग्रेविटी एक फोर्स है। ग्रेविटी की वजह से चीज़ों में एक्सेलरेशन पैदा होती है। 9 पॉइंट कितनी एक्सेलरेशन पैदा होती है ज़मीन पर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ग्रेविटी मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ होती है, जैसे चाँद पर मुख्तलिफ होगी, धरती पर मुख्तलिफ होगी, सूरज पर मुख्तलिफ होगी ग्रेविटी। और ग्रेविटी जो चीज़ों पर फोर्स लगाती है उसे वेट कहा जाता है। तो मुख्तलिफ चीज़ें आपने ग्रेविटी के बारे में पढ़ी है, लेकिन और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं ग्रेविटी से रिलेटेड जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में। इस चैप्टर में ना सिर्फ हम इस वीडियो में ना सिर्फ हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, पर उसके अलावा जो है हम ग्रेविटी का बैकग्राउंड भी देखेंगे कि ग्रेविटी की शुरुआत कहाँ से हुई, हिस्ट्री ऑफ ग्रेविटी, खोज कैसे हुई, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की। तो ग्रेविटी का तो तकरीबन हर बच्चे को पता होता है कि जो शुरुआत है ग्रेविटी की या ग्रेविटी की जो डिस्कवरी है वो आइजैक न्यूटन ने की थी। सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने बताया था कि जो चीज़ें होती हैं वो नीचे गिरती हैं तो वो ग्रेविटी की वजह से गिरती हैं। मैं आपको और आइजैक न्यूटन के जो हवाले से जो एक मशहूर कहानी है जो उसके ऊपर सर के ऊपर सेफ गिरता है वो वाली, तो इसका भी आज हम खुलासा करेंगे कि असल में क्या माजरा था। तो ये बात है 1665 की, 1665 की बात है, जब लंदन में जो है एक जानलेवा बीमारी चल रही थी, उसका आउटब्रेक हुआ था। जैसे अभी 2019 में कोरोना का आउटब्रेक हुआ था, वो बीमारी फैल चुकी थी कोरोना, लेकिन कोरोना का आउटब्रेक पूरी दुनिया में हुआ था, सारी दुनिया में फैली थी। ये जो बीमारी है एक बीमारी थी लंदन में 1665 में फैली थी, एक ही शहर में लंदन में फैली थी। और इस बीमारी की वजह से 2 सालों के अंदर 1665 और 1666 में जो है वो 10 लाख लोग मारे गए थे। जैसा कि अभी हुआ कोरोना के दौर में सारी यूनिवर्सिटी स्कूल बंद किए गए, उस टाइम भी जो है वो जितने भी स्कूल वगैरह थे, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ थी वो बंद थी। यहाँ तक जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है वो भी जो है वो उस टाइम बंद हो गई थी। तो आइजैक न्यूटन उस वक्त अपने घर में रह रहे थे, जो है वो कहीं बाहर नहीं जाते थे, अपने घर में ही रह रहे थे, जहाँ पर उसने बहुत सारा काम भी किया। जब एक दिन वो सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, जैसा कि आप यहाँ पर फ़ोटो में देख सकते हैं, तो इसने देखा कि एक जो सेब है वो नीचे की तरफ गिरा है। अब ये कहानी जो है, कुछ लोग जो है ना वो, ये कहानी सच तो है, लेकिन कुछ लोग इसमें मिर्च मसाला डाल देते हैं कि यूँ हुआ एप्पल इसके सर के ऊपर गिरा, फिर ये फिर वो। हाँ, ये ज़रूर हुआ था कि ये बैठा हुआ था और जो जो सेब है वो नीचे की तरफ गिरा, और इसने ऑब्ज़र्व किया, इसने देखा उस सेब को गिरते। तो इसके दिमाग में ख्याल आया, इसने सोचा कि जो सेब है वो नीचे क्यों गिरा। अब आपको पता होगा, आप जो है 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं फिज़िक्स के, आपको पता होगा कि जो ये मोशन होती है चीज़ों में, ये बिला वजह नहीं होती। इसके पीछे जो एक चीज़ है फोर्स, वो होता है। फोर्स होता है तो मोशन होती है चीज़ों में, अगर चीज़ों पर फोर्स नहीं लगेगा तो मोशन नहीं होगी। एक चीज़ जो रेस्ट में पड़ी है वो तब तक रेस्ट में होगी जब तक उसके ऊपर फोर्स ना लगे ना, यही बात है ना। फोर्स लगेगा तभी मोशन करेगी। यहाँ जो चीज़ मोशन कर रही है वो तभी तक मोशन करना नहीं छोड़ेगी जब तक उसके ऊपर फोर्स न लगाया जाए। तो ये बात तो आप बच्चों को ही पता है। तो ये तो न्यूटन तो एक अजीम साइंसदान थे ना, तो इसके दिमाग में भी ये बात आई ना कि ये चीज़ जो ये सेब जो नीचे गिरा है, तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने इसको खींचा। काफ़ी इसने जो इस पर शोध विचार किया कि ये सेब क्यों गिरा। अब काफ़ी सोचने के बाद जो है इस नतीजे पर पहुंचा आइजैक न्यूटन के
इसके ऊपर फोर्स लगा है सेब के ऊपर, तभी ये नीचे की तरफ आया है। अब फोर्स किसने लगाया, कौन सी चीज़ ने फोर्स लगाया, तो वो फोर्स लगाया ज़मीन ने। कौन सी चीज़ ने लगाया, हमारी ज़मीन, हमारी अर्थ जो है, इसने उसके ऊपर फोर्स लगाया। इस नतीजे पर आइजैक न्यूटन पहुंचा। अब क्या लोगों को आइजैक न्यूटन से पहले ये नहीं पता था कि जो चीज़ ऊपर जाएगी वो नीचे गिरेगी? सबको पता था कि जो चीज़ ऊपर होगी वो नीचे ज़रूर गिरेगी, ठीक है। हाँ, हर उस मगरूर आदमी की तरह जो जो मगरूर होता है वो कभी ना कभी नीचे ज़रूर गिरता है। तो हर चीज़ जो है वो नीचे ज़रूर गिरेगी, ये लोगों को पता था। लेकिन वो नीचे गिर क्यों रही है, उसके पीछे रीज़न क्या है, कौन सा सबब है, वो लोगों को पता नहीं था। तो वो सबब बताया पहली बार आइजैक न्यूटन ने कि जो चीज़ नीचे गिर रही है, कोई भी चीज़, उसको खींचने वाली जो चीज़ है वो ज़मीन का जो है उस चीज़ पर फोर्स लगाना है। ये ज़मीन उस चीज़ के ऊपर फोर्स लगा रही है, उसको खींच रही है, इसलिए वो चीज़ नीचे गिर रही है। और इस फोर्स को न्यूटन ने कहा ग्रेविटी। कौन सा नाम दिया इसको, ग्रेविटी। अब ये सारी चीज़ें जो है न्यूटन ने पब्लिश कराई थी 1687 में। कौन से साल में, ये जो ऑब्जर्वेशन थी न्यूटन की, ये 1666 में थी, 1666 में थी। और काफ़ी वक्त इस पर स्टडी करने के बाद, तकरीबन जो है कितने साल होते हैं ये, 10, 7, 17 और 4 दूसरे 21 साल बाद इसने इसको पब्लिश कराया 1687 में पब्लिश कराया। अब इस दौर में जब भी कोई नई चीज़ आती है, डिस्कवरी होती है किसी चीज़ की, कोई बात क्या होता है, तो सोशल मीडिया का ज़माना है, वो सेकंडों में, एक दिन में, महीनों में जो है वो चीज़ वायरल हो जाती है, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा होती है। लेकिन पुराने दौर में तो ऐसी कोई चीज़ थी नहीं ना, तो जो भी चीज़ डिस्कवरी होती थी तो उन्हें ये पब्लिश करानी पड़ती थी। तो ये सारी चीज़ें जो थी, न्यूटन की सारी जो रिसर्च थी, जो भी स्टडी थी, जो भी इसने एक्सपेरिमेंट वगैरह की, वो सारे पब्लिश कराए। कौन से साल में, 1687 में पब्लिश कराए ये सारे जो हैं वो अपनी रिसर्च। इस फोर्स के हवाले से न्यूटन ने एक लॉ भी दिया, और उस लॉ को कहा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल, पूरी कायनात में ये लॉ अप्लाई होता है, ठीक है। ये लॉ भी उसी साल जो है इसने पब्लिश कराया। अब ये लॉ ग्रेविटी के बारे में है। कौन सी चीज़ के बारे में है, ग्रेविटी। नाम में आप देख सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटी के बारे में है ये लॉ। ये लॉ के हमने यही पढ़ा है कि जो ग्रेविटी होती है वो ज़मीन के पास होती है। यहाँ जो चीज़ें बड़ी होती हैं, जैसे चांद हो गया, सूरज हो गया, जिनका मास बहुत ज़्यादा उनके पास होती है। लेकिन न्यूटन ने ये कहा था कि जो ग्रेविटी है ये हर ऑब्जेक्ट के पास है, यानी हर एक ऑब्जेक्ट दूसरी चीज़ के ऊपर, दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा है। यानी मेरे सामने अभी जो मोबाइल पड़ी हुई है जिसमें रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये मोबाइल मुझ पर फोर्स लगा रही है, मुझे अट्रैक्ट कर रही है। फोर्स दो किस्म के होते हैं, एक होता है खींचना, एक होता है दूर करना, एक अट्रैक्ट करना, एक रिपेल करना। तो ग्रेविटी कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है दूसरी चीज़। तो न्यूटन ने इस लॉ में कहा, इस लॉ में 3 पॉइंट्स हैं न्यूटन की। कितनी पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स। पहली पॉइंट कि कायनात में, पूरी यूनिवर्स में हर चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर फोर्स लगा रही है, अट्रैक्ट कर रही है। जैसे जो मोबाइल पड़ी है ये मुझको अट्रैक्ट कर रही है, मैं मोबाइल को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। छत पे पंखा लगा हुआ है, ये पंखे को मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ, पंखा मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये जितने प्लेनेट्स हैं, ये एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, सूरज दूसरे प्लेनेट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये प्लेनेट सूरज के ऊपर फोर्स लगा रहा है। हर चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर फोर्स लगा रही है, हर बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है। ये इसकी पहली पॉइंट। अब ये फोर्स महसूस क्यों नहीं होता? अगर मोबाइल मेरे ऊपर फोर्स लगा रही है तो मुझे मोबाइल का फोर्स महसूस क्यों नहीं हो रहा? हाँ, मुझे ज़मीन का जो है, हमारी धरती, इसका फोर्स महसूस हो रहा है। इस धरती पर मौजूद हर चीज़ को जो है
ज़मीन का फोर्स महसूस होता है, ग्रेविटी का फोर्स महसूस होता है, लेकिन आसपास जो चीज़ें हैं उनका फोर्स महसूस नहीं होता, क्योंकि ये फोर्स बहुत ही वीक होता है, बहुत 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 ज़्यादा वीक होता है। क्या होता है? बहुत ही वीक होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है। आप सिर्फ उन चीज़ों का ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी महसूस कर सकते हैं जो चीज़ें मास में हद से ज़्यादा बड़ी हों। जैसे हमारी धरती, सोचें वो कितनी ज़्यादा बड़ी है, कितना ज़्यादा उसका मास है। हमारी धरती का मास बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए इसका फोर्स हमें महसूस हो रहा है। लेकिन ये आसपास जो चीज़ें, इनका फोर्स महसूस नहीं होगा, क्योंकि इनका मास इतना ज़्यादा नहीं है। तो पहली पॉइंट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, ये लॉ कहता है कि कायनात में हर बॉडी, एवरी बॉडी इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। कायनात में हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है विथ अ फोर्स, एक फोर्स के साथ फोर्स लगाती है। ठीक है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट पे आते हैं, वो फोर्स जो होता है ना, वो मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मास ज़्यादा होगा, फोर्स भी ज़्यादा होगा। मास ज़्यादा तो फोर्स भी ज़्यादा, मास कम तो फोर्स भी कम। अब जैसे फर्ज करें मेरे हाथ में एक बुक है, तो बुक मुझे हल्का महसूस हो रहा है, क्योंकि ज़मीन इस पर फोर्स कम लगा रही है। लेकिन अगर मेरे हाथ में पूरा का पूरा बुक्स का बैग हो, अब ये बैग मुझे भारी लग रहा है, इसको उठाने में मुझे फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? बैग मुझे भारी क्यों लग रहा है? क्योंकि बैग का मास ज़्यादा है, बुक का मास कम था, तो बुक पे जो फोर्स है वो कम लग रहा था। अब बुक का जो मास है वो बैग का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, तो उस पर फोर्स ज़्यादा लग रहा है। तो मास कम तो फोर्स कम, मास ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। कौन सा रिलेशन है ये? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो दूसरी पॉइंट में न्यूटन ने कहा ये जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के साथ, प्रोडक्ट ऑफ मास। ठीक है, मास का प्रोडक्ट उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखें, दो चीज़ों की बात हो रही है ना, एक चीज़ दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट कर रही है, तो उनके बीच में जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके मास के प्रोडक्ट के साथ। अब एक चीज़ के मास को m1, दूसरी चीज़ के मास को m2 कहा गया है। धरती फोर्स लगा रही है मुझ पर, फर्ज करें, तो धरती का मास m1 और मेरा मास m2। धरती फोर्स लगा रही है मोबाइल के ऊपर, तो धरती का मास m1, मोबाइल का मास m2, और ये दोनों मास मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहे हैं? ये देखें, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ निशानी नहीं दी हुई, लेकिन क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन के जवाब में नतीजे में जो जवाब आता है उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। जैसे 2 को मल्टीप्लाई कराएं 3 से, जवाब क्या आ जाएगा? 6। तो ये जो 6 है वो प्रोडक्ट है 2 और 3 का। 4 को मल्टीप्लाई कराएं 5 के साथ, तो जवाब क्या आएगा? 20। तो ये जो 20 है ये प्रोडक्ट है 4 और 5 का। तो मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में जो जवाब आता है उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। तो ये फोर्स क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? उन बॉडीज़ के जो मास हैं उन मास के प्रोडक्ट से, यानी m1 मल्टीप्लाई बाय m2 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 मल्टीप्लाई बाय m2। ये हो गई दूसरी पॉइंट। पहली पॉइंट कि कायनात में हर चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाती है। दूसरी पॉइंट, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के प्रोडक्ट के साथ। तीसरी पॉइंट पे आते हैं, ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। किसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। जैसे यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक दूसरे के करीब हैं, यहाँ पर दो चीज़ें सेम, वहीं यहाँ पर इन दोनों के बीच में फासला ज़्यादा है। फासला कम है तो फोर्स ज़्यादा होगा, फासला ज़्यादा है तो फोर्स कम होगा। जैसे जैसे दूर जाएंगी फोर्स कम होगा, जैसे जैसे करीब आएंगी तो जो फोर्स है वो ज़्यादा होगा, दूर जाएंगी तो फोर्स कम होगा। तो फासला बढ़ रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है? फासला बढ़ रहा है,
तो फोर्स यहाँ पर कम हो रहा है और फासला कम हो रहा है, यहाँ पर एक दूसरे के करीब है, फासला कम है तो फोर्स बढ़ रहा है। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, फिर एक कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है। ये कौन सा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन। तो जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के साथ, उन बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है। यहाँ पर डिस्टेंस को आर के साथ शो किया गया है, डिस्टेंस को शो किया जाता है डी के साथ या एस के साथ, पर यहाँ पर शो किया गया है आर के साथ। असल में जो डिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो नंबर तीसरी पॉइंट ये है कि जो फोर्स होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। जो डिस्टेंस है आर है इसका स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा। क्लियर जी। अब ये डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया जाता है? तो क्या ये डिस्टेंस, फर्ज करिए दो बॉडीज, तो क्या ये डिस्टेंस यहाँ से मेजर किया जाएगा इनके सरफेस से या इनके सेंटर से, बीच वाली पॉइंट से? तो ये जो डिस्टेंस है होता है वो मेजर किया जाता है इनके सेंटर पॉइंट से, सरफेस से नहीं। यानी ये डिस्टेंस यहाँ से सरफेस से दूसरे सरफेस तक नहीं होगा। ये जो डिस्टेंस होगा ये सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर तक होगा, ये वाला डिस्टेंस। तो अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर न्यूटन का लॉ कहता है एवरी बॉडी इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स। हर बॉडी कायनात में दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, फोर्स लगाती है, और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनके मासेस का जो प्रोडक्ट है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। और डिस्टेंस कौन सा? बिटवीन देयर सेंटर्स, उनके सेंटर के बीच में जो फासला है। अब इन दोनों जो है पॉइंट्स को अगर मिलाएं, दोनों चीज़ों को, एफ इज़ directly proportional to the product of mass, F is directly proportional to the product of mass, और F is inversely proportional to the square of distance between their centers। इन दोनों को मिलाएं तो बनती है एक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? F is equal to G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। दोनों को हमने मिलाया तो ये इक्वेशन बन गई F is equal to। अब ये इक्वेशन कैसे बनी? देखें, जो फोर्स था, यहाँ पर भी फोर्स है और यहाँ पर भी फोर्स है, तो फोर्स जो था वो हमने सेम रखा। उसके बाद m1 और m2 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे तो ये ऊपर रखे, और डिस्टेंस का स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था तो ये नीचे रखा, और ये बन गई हमारी इक्वेशन। ये प्रोपोर्शनल की निशानी हटाकर हमने दी बराबर की निशानी। और ऐसा जब करते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट भी दिया जाता है, और इस कांस्टेंट का नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या चीज़ होती है? कांस्टेंट ऐसी चीज़ जो कांस्टेंट रहे, जो चेंज ना हो, सेम रहे, कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो। जैसे पाई कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू है 3.14 उसकी वैल्यू है पाई की। ये कांस्टेंट है, कभी ये चेंज नहीं होती, वैल्यू 3.14 रहती है। सो ये जो जी है ये एक कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसको कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस जी का जो फुल फॉर्म है जी का, वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यानी इस कांस्टेंट का जो नाम है वो कौन सा नाम है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ जी इज 6.673 इंटू 10⁻⁻11। लाजिम बात है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होगी, जैसे पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई 3.14, तो इसकी वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको मैं पर किलोग्राम स्क्वायर क्यों कह रहा हूँ? ये जो 2 है वो माइनस में, यानी ये किलोग्राम नीचे था, फिर इसको जब ऊपर लेके आए
तो ये माइनस में हो गया किलोग्राम स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है ग्रेविटी का, ये हमें महसूस इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे जो आसपास की जो चीज़ें हैं उनका मास बहुत कम है। ये तभी महसूस होगा, जो फोर्स है उस चीज़ का ही महसूस होगा जिसका मास बहुत ज़्यादा हो, जिसका मास क्या हो, बहुत ही ज़्यादा। आई होप ये वाली वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।